हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल iTech वर्ल्ड एकेटीयू। आज की वीडियो में अपने एकेटीयू यूनिवर्सिटी के बीटेक के सेकंड ईयर के सब्जेक्ट जिसका नाम है टेक्निकल कम्युनिकेशन, उसके वन शॉट वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली आपका यूनिट नंबर 1 का वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो के बाद आपको कोई नोट्स लेक्चर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट नंबर 1 के लिए इसमें ऑलमोस्ट 100% कंटेंट जो है कवर्ड रहेगा। एंड इस सब्जेक्ट का कोड है, अगर आप इसे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो BS 001। अगर आप इसे फोर्थ सेम में पढ़ रहे हैं तो इसका सब्जेक्ट कोड है BS 401। सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं रिगार्ड देन CSIT। सारे ही बच्चे पढ़ते हैं इसको, मैकेनिकल सिविल सब। तो बात करें यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड वॉइस डायनामिक्स, यानी कम्युनिकेशंस के हम फंडामेंटल्स बेसिक्स को इसमें कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ये जो आपका सिलेबस है बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है टेक्निकल कम्युनिकेशन का। इससे पहले आपका के सीरीज का कोड चलता था। अब जो आपका लेटेस्ट कोड है वो बी सीरीज से, तो आप इसी सिलेबस को फॉलो करें। ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है। इसमें मैंने सिलेबस में पांचों यूनिट को इंक्लूड किया है और टाइम बाय टाइम इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हाईलाइट करता रहूंगा। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक कम्युनिकेशन से। टेक्निकल कम्युनिकेशन को जानने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो बात करें हम कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन जो हमारा वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन माने आ, ये लैंग्वेज है, जैसे जर्मन लैंग्वेज होती है, सिमिलरली एक लैटिन लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में एक वर्ड है कम्युनिकेयर। उस वर्ड से ही डेराइव हुआ है कम्युनिकेशन। अगर बात करें कम्युनिकेयर क्या होता है, तो कम्युनिकेयर वर्ड का मतलब होता है शेयरिंग, यानी शेयर करना। और कम्युनिकेशन इज इंडीड शेयरिंग। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में शेयर करना। कम्युनिकेशन का मतलब भी शेयरिंग होता है। तो किस चीज की शेयरिंग? शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, यानी दो और दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच की आइडियाज और फीलिंग्स को शेयर करना ही कम्युनिकेशन है। एंड कम्युनिकेशन इज अ टू वे अफेयर विच एम्स एट पासिंग और रिसीविंग अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक टू वे अफेयर है, यानी दो जनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई सिंगल पर्सन कम्युनिकेशन नहीं कर सकता जिसमें हम किसी मैसेज को, कोई इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी पर्सन की तरफ पास करते हैं। सो बेसिकली मैंने वन शॉट आपका पूरा, स्पेशली लेटरल एंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश पर कमांड थोड़ी वीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया है। काफी बेसिक से सारी चीजें क्लियर करूंगा मैं आपकी। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे टू और मोर पर्सन है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय मैसेजेस एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। तो ये सब हम आगे क्लियर करेंगे। अभी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही। अब बात करते हैं अपनी मेन टॉपिक जो है टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो देखो, टेक्निकल कम्युनिकेशन को समझने से पहले हमें टेक्निकल और कम्युनिकेशन दोनों वर्ड को अलग अलग करके समझना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन वर्ड की जस्ट हमने अभी बात करी। अगर मैं बात करूं टेक्निकल की, तो टेक्निकल सारी आप सब लोग बीटेक कर रहे हो तो टेक्निकल डिग्री कर रहे हो। तो ऐसी कोई भी फील्ड जो तकनीक से रिलेटेड हो उसको टेक्निकल बोलते हैं। अब बात करूं इसकी डेफिनेशन की, तो काफी प्रिसाइज नोट जो मैंने प्रिपेयर करे हैं। तो एक सिंगल लाइन की इसकी डेफिनेशन है, टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग अ स्पेसिफिक मैसेज टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस विद अ स्पेसिफिक पर्पस। तो उसमें तीन मेन पॉइंट हैं। पहला है स्पेसिफिक मैसेज, दूसरा स्पेसिफिक ऑडियंस, तीसरा स्पेसिफिक पर्पस। तो जैसे हम घर पे बात करते हैं, वो हमारी एक तरह से जनरल कम्युनिकेशन हुई। अगर हम बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ की, तो वहां पे जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारी टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है। और हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी मिक्सअप नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न टू बोथ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जनरल और टेक्निकल दोनों ही हमें कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं कोई स्पेसिफिक मैसेज है उसको किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। स्पेसिफिक मानी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए विद स्पेसिफिक पर्पस।
यानी कुछ भी इसका स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है। अब बात करूं मैं, हम हमें ये क्यों पढ़नी है एज अ बीटेक स्टूडेंट, हम टेक्निकल कम्युनिकेशन क्यों पढ़ें? तो देखो, सबसे पहले तो हमें इंटरव्यूज में जो हमें अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो टेक्निकल टर्म में करनी पड़ेगी। उसके बाद जॉब में अगर हम जाएंगे तो हमें जो भी बात करनी पड़ेगी वो भी टेक्निकल कम्युनिकेशन से ही करनी पड़ेगी। अगर हम किसी बिजनेस में जाते हैं तो भी वहां पे हमें टेक्निकल कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। एज अ बीटेक स्टूडेंट, एज अ इंजीनियर, वी नीड टू लर्न आर टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? इट इज अ मीन्स टू कन्वे साइंटिफिक, इंजीनियरिंग और अदर टेक्निकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कोई भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन है, और कोई भी अदर टेक्निकल यानी तकनीक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको हम जनरली जो है कन्वे नहीं कर सकते। उसके लिए हमें टेक्निकल कम्युनिकेशन की नीड पड़ती है। अब बात करें थर्ड पॉइंट की, तो इट इज अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड फील्ड दैट एम्फसाइज डिटेल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्टिक्स सच एज एनालिसिस, रिसर्च, डिजाइन एंड प्रोडक्शन टू कम्युनिकेट इंटरसेट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। तो टेक्निकल फील्ड में आगे चल के हमें चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, और कुछ चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए हमें टेक्निकल टर्म्स की टेक्निकलिटीज क्लियर होनी चाहिए। एंड द कम्युनिकेशन दैट हैपन्स विद एड ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी यानी तकनीक की मदद से होता है उसको हम टेक्निकल कम्युनिकेशन बोलते हैं, और इसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जो है हमारी इंफॉर्मेशन को टेक्निकली शेयर करना। तो होपफुली आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है, ऐसी कम्युनिकेशन जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्लेस पर यानी कि जहाँ पे हम काम करते हैं और कोई ऐसी प्रोफेशनल प्लेस वहां पर यूज करते हैं, और जनरल कम्युनिकेशन जो हम अपने घर पे यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ इस वीडियो की, तो ये वीडियो भी एक टेक्निकल कम्युनिकेशन ही है, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे टेक्निक सिखा रहा हूँ, हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट। तो ये हमारी वीडियो भी एक टेक्निकल कम्युनिकेशन का एग्जांपल हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक जनरल कम्युनिकेशन यूज नहीं कर रहा हूँ। जो लैंग्वेज मैं अपने घर पे यूज करता हूँ वो लैंग्वेज में वीडियो में यूज नहीं कर रहा हूँ उस तरह का। तो इससे भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। बात करें इस टॉपिक की, तो इसमें पर्पस लिखा है पहले। टेक्निकल कम्युनिकेशन का पर्पस है किसी को इन्फॉर्म करना और एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्म और इम्पार्ट इंफॉर्मेशन। और जनरल का है जस्ट टू एंटरटेन द पीपल, यानी कि टेक्निकल कम्युनिकेशन का पर्पस है किसी भी सूचना को प्रदान करना। बट जो जनरल कम्युनिकेशन है, वाइल ऑन दी अदर हैंड, उसका काम है सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना। और जो आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है वो आपकी डेटा और फैक्ट्स यानी रॉ फिगर्स पर बेस्ड होती है, टेक्निकल चीजों पर बेस्ड होती है। लेकिन जो आपकी जनरल कम्युनिकेशन है वो कोई भी इमेजिनेशन, कल्पना या फिर कोई फैंटेसी पर भी डिपेंड हो सकती है। अगर बात करें टीसी की, इसका शॉर्ट फॉर्म है टेक्निकल कम्युनिकेशन का, जो कि है इसकी जो लिखने की स्टाइल होती है वो एक्यूरेट, एकदम प्रिसाइज, बिल्कुल बिना गलती के होती है। बट जो जनरल कम्युनिकेशन का स्टाइल है वो पोएटिक, डेकोरेटिव और बॉम्बास्टिक भी हो सकता है। अगर बात करें टेक्निकल कम्युनिकेशन की, तो इसकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए ताकि दूसरा वाला जो बंदा है वो इजीली समझ सके। और एक्स्ट्रावेगेंस पोम्पस वर्ड आर यूज, लेकिन जनरल कम्युनिकेशन में कोई भी एरोगेंट वर्ड हम यूज कर सकते हैं। और लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में हमारे सारे वर्ड बहुत सिंपल होने चाहिए। और मेन पॉइंट इज फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस रीडर। अगर हम अपने घर पर टेक्निकल टर्म्स का यूज करेंगे तो हमारे घर वाले नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वहीं हम अपने ऑफिस में टेक्निकल टर्म्स का यूज करेंगे तभी वो समझ पाएंगे। लेकिन जनरल कम्युनिकेशन में हमारा जो लैंग्वेज होती है वो जनरल ऑडियंस, जनरल रीडर्स के लिए होती है। और ये जो कम्युनिकेशन है दोनों ही, बोथ रिटन और ओरल, दोनों में होती है। ठीक। तो ये आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है रिटन और ओरल बोथ में टेक्निकल कम्युनिकेशन वर्क करती है। अगर हम वोकेबलरी की बात करें तो इसमें टेक्निकल वोकेबलरी यूज होती है। वोकेबलरी मतलब कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन जनरल में खाली जनरल वोकेबलरी यूज होती है। अगर हम बात करें पैटर्न की, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन एक सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो करता है जो कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। जैसे मैं अपनी वीडियो में करता हूँ, एज इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करता हूँ टेक्निकली, फिर उसमें हम मिड डिस्कशन करने वाले होंगे वन शॉट में, उसके बाद एक एंड कंक्लूजन में ड्रॉन करूंगा। ये मेरी टेक्निकल कम्युनिकेशन हुई। लेकिन हम घर पे बात करते हैं
तो हमारा कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं होता, वो कहीं से भी शुरू हो सकता है, कहीं से भी खत्म हो सकता है। अब बात करें फीचर्स की, टेक्निकल राइटिंग यानी टेक्निकल कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं। तो पहला फीचर मैं आपको बताऊंगा, जो यूज ऑफ फेमिलियर एंड इजी वर्ड्स। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहां पे हम ऐसे वर्ड यूज कर सकें जो उसको भी पता हो और हमें भी पता हो और इजी टू रिमेम्बर हो। सेकंड, यूज ऑफ अ क्लियर सेंटेंस। अगर हम कोई भी बात बोल रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ बोल रहे हैं, तो हम इजी सेंटेंस यूज करें ताकि दूसरे वाले बंदे को भी, रिसीवर को भी इजीली समझ में आए। आगे चल के हम 7 C's की बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का। तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखना, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड यूज है यूज ऑफ सेंटेंस ऑफ मॉडरेट लेंथ। मतलब हमें अपना ओपिनियन काफी मॉडरेट लेंथ में देना चाहिए, इतना नहीं कि हमें छोटी सी बात बहुत बड़ी करके बोलनी है। तो ये टेक्निकल कम्युनिकेशन हमें सिखाता है। एंड यूज ऑफ एक्टिव वॉइस, आपने पढ़ी होंगी पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। तो हमें एक्टिव वॉइस यूज करनी चाहिए ताकि चीजों पर हम अपना जोर दे सकें। अब बात करें फिफ्थ पॉइंट की, अवॉइड इनएक्यूरेट एक्सप्रेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन में हम अ, खाली रिटर्न नहीं, ओरल चीजों पर भी फोकस करेंगे। जैसे कि कोई भी इनएक्यूरेट एक्सप्रेशन हुआ अपनी चीजों को व्यक्त करते हुए, तो प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी दो चीजें होती हैं जिनको हम आगे देखेंगे, उन पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। बाकी लास्ट हमारा फीचर है लॉजिकल डिवीजन ऑफ पैराग्राफ्स। अगर हम बात करें टेक्निकल कम्युनिकेशन में, तो हमें कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, कोई रिपोर्ट देनी है किसी चीज की एज ए इंजीनियर, तो मुझे जो हमने पैराग्राफ्स है उनको लॉजिकली डिवाइड करना है। यानी कि पहला, जैसे मान के चलिए मुझे किसी बिल्डिंग की रिपोर्ट देनी है, तो मैं पहले के पैराग्राफ में ऑब्वियसली बेसमेंट की रिपोर्ट दूंगा, सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट स्टोरी की रिपोर्ट दूंगा, जो कि एक लॉजिकल डिवीजन भी रहेगा पैराग्राफ का एंड सिस्टमेटिक ऑर्डर भी रहेगा। अब बात करूं मैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन की, जो आपका 2 मार्क्स के बेसिस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, अगर आपसे हो सकता है रोल पूछे या फिर इम्पोर्टेंस भी पूछेगा, तो आपको दोनों में एक ही चीज लिखनी है। पहला है आपका एक्ट एज द बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर आपको कम्युनिकेशन करना आता होगा तो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, यानी कि आप मैनेजमेंट लेवल पर भी इफिशियंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। अगर आपको कम्युनिकेट करना आता होगा तो आप अच्छी लीडरशिप क्वालिटी भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन प्रोसीड्स ऑफ मोटिवेशन एंड मोरल डेवलपमेंट। इफ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट टेक्निकली, देन आप मोटिवेशन भी दे सकते हैं दूसरों को। हेल्प इन स्मूथ वर्किंग, यस, टेक्निकल जगह पर आपको अगर टेक्निकल चीजें आती होंगी तो स्मूथ वर्किंग भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है प्रमोट कोऑपरेशन एंड पीस। एंड लास्ट है एक्ट एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो बेसिकली एक तरह से आपको टेक्निकल टर्म्स आती होंगी तो आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। अब बात करें पर्पस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन की, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है 2 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से ये। तो देखो, टेक्निकल कम्युनिकेशन का मेन पर्पस यही है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उसको हम मोर यूजफुल बना सके, मोर मीनिंगफुल बना सके, यानी वो हमारे और काम आ सके और उसकी जरूरत को हम और समझ सके। काफी सारे इसके अलग अलग जो है पर्पस है, बट मेन 3 पर्पस जो हमें लिखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पहला इन्फॉर्म। मान के चलो हमें कोई भी चीज इन्फॉर्म करनी है इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल्स या फिर हॉस्पिटल्स में काफी कुछ लोगों को चीजें सप्लाई करनी है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है, तो वहां पे हमें चीजों को इन्फॉर्म करने के लिए जो है टेक्निकल कम्युनिकेशन काफी मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, a mechanical engineer has to furnish the information about the operation of a new machine। अगर हॉस्पिटल में हमने न्यू मशीन लगाई है तो वहां पे एक मैकेनिकल इंजीनियर को आना पड़ेगा ताकि वो कोई इंफॉर्मेशन दे सके, इन्फॉर्म कर सके कि ये मशीन इस तरह से ऑपरेट होगी। सेकंड जो उसका पर्पस है वो है टू इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी को इंस्ट्रक्शन देना। टेक्निकल राइटर्स होते हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल अटैच करते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं इसको कैसे यूज करना है। अब मान के चलिए आप मार्केट से एक आई ड्रॉप भी लाते हो, तो उसमें भी इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि उसको कैसे यूज करना है। टू परसुएट, थर्ड पॉइंट है टू परसुएट। परसुएट का मतलब
किसी को राजी करना या फिर रिझाना। तो टेक्निकल राइटिंग एम एज परsuading द रीडर्स। मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपको कोई मूवी देखनी है, तो मूवी देखने से पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले उसका ट्रेलर देखते हैं ना। अगर ट्रेलर आपको पसंद आता है, वो आपको परसुएड कर पाता है, रिझा पाता है, तभी आप उस पूरी मूवी देखते हैं। तो ये थर्ड इसका पॉइंट है, परसुएड। मान के चलिए कोई कॉपी है, उसको हमें पढ़ना है, कोई नोट्स पढ़ने हैं, कोई नोवेल पढ़नी है, तो उसका एक छोटा सा डॉक्यूमेंट पढ़ के देखते हैं पहले हम। सेम वही पर्पज है उसका। तो ये तीन मेन पर्पस है, आपको अच्छे से याद करना है। टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट, टू परसुएड। अगर आप चाहें तो जरूरी नहीं है जो थ्योरी नोट्स में दी गई है एज इट इज लिखें। जो आपको चीजें समझ आ रही है मेरे बोलने के बाद, वो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली अभी तक हमने कम्युनिकेशन पढ़ लिया है क्या होता है, और टेक्निकल कम्युनिकेशन भी पढ़ा है क्या होता है। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन कितने तरीके का होता है। मेन तो देखो कम्युनिकेशन फोर तरीके का होता है, चार तरीके का। और बेसिकली मैंने इसमें सिक्स ऐड करे हैं। आप फर्स्ट देखिए सबसे पहले, जो कि ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, टेलीफोन कॉल्स होते हैं, या फिर ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड्स को स्पोक करें, यानी स्पोकन वर्ड्स को बोला जाए। अब उसका मतलब समझाने के लिए वो ओरल कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम फर्स्ट क्लास में थे, छोटे थे, तो हमारा ओरल टेस्ट होता था। उसमें हमें किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता था नहीं, बस बोल के बताना पड़ता था। जैसे 2+2 हो गया, उसका हमने बोल दिया 4। अगर हम उसे लिख रहे हैं तो हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन होगा। एग्जाम्पल ओरल कम्युनिकेशन का देख सकते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ग्रुप डिस्कशन, टेलीफोन कॉल्स और पब्लिक स्पीकिंग। इसमें देखो हम बोल रहे हैं, हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुछ टेक्निकल एग्जाम्पल दूं तो इंटरव्यूज हो गए, स्पीचेस हो गए, तो उसमें हम चीजों को बोलते हैं। वहीं जब हम बड़े हुए, सेकंड क्लास में आए, थर्ड क्लास में आए, तो ये क्वेश्चन 2+2 का 4 हमें आंसर पता था, लेकिन हमें फिर वो लिखना पड़ा। जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमें लिखने पड़े अपनी कॉपी में। तो वो इस तरह का जो कम्युनिकेशन हुआ, वो जिसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को हम रिटन पीसेस में एक्सचेंज करते हैं, तो वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। लिख करके, जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ नीचे फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक पैड है, राइटिंग पैड, उसमें चीजें लिख करके शेयर कर रहे हैं। तो ये एक तरह से रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। इसका टेक्निकल एग्जांपल दूं आपको, क्योंकि हम टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो हर चीज का मैं आपको एक टेक्निकल एग्जांपल दूंगा जो आपको लिखना होगा। तो ये एक लेटर हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गई, तो ये आपके रिटर्न कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। और देखो, रिट इनके दोनों के अपने अपने बेनिफिट है। ओरल कम्युनिकेशन का बेनिफिट ये है कि इस टाइम सेव करता है। जैसे कि हमें चीजें लिखने में टाइम लगता है, पर बोल हम कितनी जल्दी लेते हैं, तो टाइम सेव करता है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन का ये फायदा हुआ, बट रिटन कम्युनिकेशन का क्या बेनिफिट है कि इट हैज अ वाइड एक्सेस। इसको हम वाइडली एक्सेस कर सकते हैं। एक बार लिख दिया, हम कहीं भी भेज सकते हैं। हम बोल के कितनी दूर बोल सकते हैं? मुश्किल से 10 मीटर, 5 मीटर, इतना। लेकिन हम लिख करके लेटर को कहीं भी पहुंचा सकते हैं, तो इसका बेनिफिट है। और ये सेफ भी रहता है मैसेज काफी लॉन्ग टाइम तक। अब बात करें नेक्स्ट कम्युनिकेशन की टाइप्स की, जो है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल से आप समझ सकते हो, जैसे कोई आपके कॉलेज में फ्रेशर होती है, एनुअल फंक्शन होता है, तो आप फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं कई सारे बच्चे, पैंट शर्ट वगैरह। तो फॉर्मल माने जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में करनी होती है कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। यानी काफी कर्टसी से इस चीज को करा जाता है, बिना किसी मिस्टेक से। तो इसमें कुछ प्री डिटरमाइंड वर्ड्स ही यूज करने होते हैं, रूल्स होता है, पॉलिसीज होती है, रेगुलेशंस होती है। यानी कि अपने सीनियर को सर बोलना पड़ता है। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हमें बहुत ज्यादा फॉर्मल रहना पड़ता है। जैसे कि हम अपने ऑफिस में रहते हैं फॉर्मल। यहाँ पे आप फिगर में एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम ऑफिस में हैं, अगर हमें अपने कलीग से बात करनी है, तो विद इन सर्टेन रूल्स एंड लिमिट्स में बात करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो कोई भी ऑफिशियल लेटर हुआ जो हम अपने सीनियर को लिख रहे हैं, तो वो एक तरह से फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। उसमें हमें काफी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। अब बात करें नेक्स्ट टाइप की, जो है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द कैजुअल एंड अनऑफिशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये एकदम कैजुअल फॉर्म है, जहां पे हम इंफॉर्मेशन को कैसे भी एक्सचेंज कर सकते हैं प्रॉम्प्टली। यानी प्रॉम्प्टली मैंने बहुत जल्दी, जैसे हमारे मन में आई हमने तुरंत बोल दी। फॉर्मल में ऐसा नहीं कर सकते।
अगर हमें अपने कॉलेज में या फिर ऑफिस में कोई चीज हमारे मन में आई, दिमाग में आई, तो उसे हमें पहले टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके लिखना या बोलना पड़ेगा। वाइल ऑन दी अदर है, इनफॉर्मल में जो हमारे दिमाग में आया हमने फटाक से बोल दिया। इसके लिए कोई रूल, कोई प्रोसेस, कोई सिस्टम, कोई फॉर्मेलिटी, कोई चेन ऑफ कमांड नहीं होती। लेकिन अगर फॉर्मल आया तो उसमें रूल्स, पॉलिसीज, रेगुलेशन सब होते हैं। एग्जाम्पल दूं मैं आपको इनफॉर्मल का, तो देखिए छोटा सा लड़का क्या कर रहा है यहाँ पे, अपनी किसी लव्ड वन से बात कर रहा है, जो कि आपको भी पता है टेक्निकली हम किसी से, अपने घर वालों से या किसी लव्ड वन से बात करते हैं, तो हम कैसे ही बात कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, तो आप एसएमएस पे बात करते हैं, पहले एसएमएस पे करते थे, लेकिन अब तो व्हाट्सएप चल गया, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, या फिर लव लेटर के थ्रू भी पहले काफी चलते थे, अब इनका चलन कम हो गया। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ये आपके 4 मेन टाइप्स है। अगर बात करें, दो इसके मोर सब टाइप्स हैं। अगर आप क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में आता है तो आपको ये भी लिखने पड़ेंगे, जो है नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल में क्या होता है, कोई भी इस तरह का कम्युनिकेशन जो बिना कुछ बोले करा गया हो, यानी कि इशारों इशारों में कोई कम्युनिकेशन होता है, जैसे अपनी आ, हाथों से आंखों को यूज करके ना कर देना, हाँ कर देना, गर्दन नोड करना, बेसिकली ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कोई वर्ड बोल के समझाया जाए, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे वर्बली बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने दोस्त से पूछोगे भाई पानी पिएगा, वो ना में अपना सिर हिला दे, तो वो एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होता है। साथ के साथ मैं आपको चीजों का एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ, क्योंकि वन शॉट वीडियो में सब कुछ कवर करना है हमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा बहुत मेन टॉपिक है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। 7 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के। तो फ्लो क्या होता है? बेसिकली फ्लो से आप समझिए जैसे पानी बहता है, फ्लो का मतलब तो बहना ही होता है, पानी बहता है। तो जैसे कोई फ्लोर है, वो फ्लोर सीधा तो नहीं होता, जैसे कि कोई फर्श है, फर्श सीधा नहीं होता, थोड़ा आड़ा टेढ़ा होता, ताकि बारिश आए तो पानी उसमें एक तरफ से धार की टाइप, रैंप जिसे बोलते हैं, उससे एक तरफ हो जाए। तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी सेम वही है। एग्जाम्पल था, ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन फ्लो में क्या है कि जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है वो किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की ऊपर की तरफ से आ रहा है, तो ये फ्लो ऑफ एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का फ्लो है। हम्म। अगर हम बात करें टेक्निकल डेफिनेशन की, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन फ्लोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। अगर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में हमें कोई इंफॉर्मेशन को एक एंड से, ए एंड से बी एंड तक पहुंचाना है, तो उसको किसी न किसी फ्लो के थ्रू पहुंचाना पड़ेगा, जो कि फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। जैसे कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं हमें, कोई रिपोर्ट्स देनी है, तो वो दोनों तरीके की हो सकती हैं। तो इसमें काफी मेन मेन टाइप्स हैं। अ, अब मैं आपको पहले इसका एग्जांपल देता हूँ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का, जिससे आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको इसके वो टाइप्स बताऊंगा, फ्लोज बताऊंगा। तो एग्जांपल ये है कि जैसे देखिए, कल आपका एग्जाम है, और आपका एग्जाम, और आप कॉलेज में बैठे हो आज फॉर एग्जांपल, और आपका एग्जाम कल पोस्टपोन हो गया। तो ये किसने करा? डायरेक्टर सर ने एग्जाम पोस्टपोन करा। क्यों? हो सकता है कुछ भी रीजन। तो डायरेक्टर सर क्या करेंगे, एक नोटिस निकालेंगे, सबसे पहले आपके कॉलेज का नाम लिख देंगे यहाँ पे, और लिख देंगे पोस्टपोन हो गया एग्जाम, और नीचे अपने साइन। तो डायरेक्टर सर क्या करेंगे, उस मैसेज को किसी मीडियम के थ्रू कहाँ पहुंचाएंगे? सारे डिपार्टमेंट के एचओडीज के पास, मैकेनिकल के पास, सिविल के पास, सीएसआईटी के पास। अब एचओडी सर क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे सारे सब्जेक्ट के टीचर के पास। मान के चलिए मैं सीएसआईटी से हूँ, तो पहले पहुंचाएंगे जो मेरे डीबीएमएस वाले सर है उनके पास, फिर पहुंचाएंगे जो मुझे डा पढ़ाते हैं उनके पास। तो वो धीरे धीरे जो है, जैसे कोई क्लास टीचर हुआ बीटेक फर्स्ट ईयर का, उसके पास पहुंचा दिया, फिर बीटेक सेकंड ईयर के पास पहुंचा दिया, फिर वो क्या करेंगे, सीआर के पास पहुंचाएंगे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के पास। उसके बाद जाके वो नोटिस मेरे पास आएगा कि मेरा एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया। तो एक तरह से फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हुआ ना, कम्युनिकेशन किधर से किधर गया। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल है। अब इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस आप समझ ही गए यार, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, उसको पास करना, यानी इंफॉर्मेशन को फ्लो करना, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बात करें इनके टैब्स की, तो
सबसे पहला टाइप से आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, और बाकी आपका नाम, बस खाली नाम याद कर लेना, नाम से ही चीजें समझ में आ जाएगी। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हाई ऑफिशियल से आ, उसके सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स की तरफ इंफॉर्मेशन जाए, यानी कि डायरेक्टर सर ने किसको भेजा था इंफॉर्मेशन? एचओडी को। तो ये जो इंफॉर्मेशन हुआ, ये आपका एक तरह से डाउनवर्ड हुआ। अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हमारे जो ऑफिस के एमडी सर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने काफी सारे मैनेजर्स होते हैं, जैसे टीम लीड मैनेजर हो गया, काफी सारे सेल्स मैनेजर हो गया, ठीक है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट हो गया। तो एमडी ने मैनेजर्स को भेजा, तो एक तरह से डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। लेकिन एमडी तो एक ही होता है, कंपनी का मालिक तो एक ही होता है। जैसे सैलरी बढ़ा दी एमडी ने, तो ये पहले मैनेजर को बताया कि तुम लोगों की सैलरी हमने 10% हाइक करी है। तो एक तरह से डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इन द सेंस कि हायर ऑफिशियल से लोअर ऑफिशियल की तरफ, बस इतना याद रखना। डाउनवर्ड नीचे की तरफ यार, बस इतना याद रखो। नाम याद रखो, जो बच्चे लेटरल एंट्री से हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है, बस इतना याद रखो, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, बस बात खत्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्लो की, वो है अपवर्ड कम्युनिकेशन। बस जो हमने डाउनवर्ड में पढ़ा था वो ही उसका अपोजिट करना है आपको। अब कोई बात हुई, जैसे एनुअल फंक्शन है, उसके लिए पैसे जमा करने, तो सब बच्चों ने मिलकर के एक सीआर को जब पैसे दे दिए, सीआर ने क्या करा, सीधे एचओडी को पैसे दिए, एचओडी ने क्या करा, डायरेक्टर को पैसे दिए, जो काम संभालेगा आगे चल के हमारे एनुअल फंक्शन का। तो ये एक तरह से अपवार्ड कम्युनिकेशन हो गया, यानी कि इसमें क्या होता है, सब ऑर्डिनेट से हायर ऑफिशियल्स की तरफ चीजें जाती हैं, यानी इंफॉर्मेशन का फ्लो उल्टा होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, अपवार्ड कम्युनिकेशन, बस इतना ही याद करना है, इसमें और कुछ याद नहीं करना एज सच। और इसका पर्पस कुछ नहीं होता, कोई अपनी ग्रीवियंस को, ग्रीवियंस माने होता है शिकायत, जैसे शिकायत करना चाहता है कि सर हमें ये वाले सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो इसलिए अपवार्ड यूज होता है। कोई इंस्ट्रक्शन नोटिस देना, तो इसलिए डाउनवर्ड यूज होता है। बहुत इजी है यार, आप ये सब चीजें करते रहते हैं कॉलेजेस में, पर आपको पता नहीं है कि ये हम कर क्या रहे हैं, तो दैट्स इट। नेक्स्ट फ्लो है लेटरल और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल हेल्प की बात करते हैं, यानी कि हम मैनेजर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दे, तो किसी कंपनी में दोनों मैनेजर अच्छे दोस्त हैं, वो एक दूसरे से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो लेटरल या हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब भी आपको पता होगा यार, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मतलब पता है ना, वर्टिकल ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, दैट्स इट। तो हॉरिजॉन्टल मतलब यही है। अगर आपको नहीं पता, नहीं याद कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सीधे होता है, टेढ़ा होता है, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल की स्पेलिंग एच से शुरू होती है, और उसमें जो बीच वाला डंडा होता है वो ऐसे होता है। तो एक बात याद रखो, हॉरिजॉन्टल माने ऐसे डंडा होता है, तो हॉरिजॉन्टल, ये आपका कम्युनिकेशन हुआ हॉरिजॉन्टल। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैनेजर वन, मैनेजर टू, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हुआ। इसकी बात करें टेक्निकल डेफिनेशन की, तो ऐसा कम्युनिकेशन जो इक्विवेलेंट एम्प्लॉयज या स्टूडेंट्स के बीच में हिरार्की क्रिएट करता है, उसको लेटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं, दैट्स इट। एक तरह से टीम स्पिरिट बनाने को हेल्प करता है। अब बात करूं मैं इसकी एग्जांपल की, तो हमारे एचओडी सर हैं आपके क्लास कॉलेज के। आप जैसे सीएसआईटी में तो आपके एचओडी सर हुए, अगर आप मैकेनिकल में तो आपके भी एचओडी होंगे। अब मैकेनिकल के एचओडी सिविल के एचओडी से, या फिर सीएसआईटी के एचओडी से, या फिर इलेक्ट्रिकल के एचओडी से बात करें, तो ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी इक्विवेलेंट, उन बराबर के पद से बात कर रहे हैं। अगर हम कंपनी का भी एग्जांपल लें, आगे चल के किसी कंपनी में जाओगे उसका भी एग्जांपल लें, तो एमडी तो एक ही होता है, देखो कंपनी मालिक तो एक ही होगा। मैनेजर ही मैनेजर से बात कर रहा तो भी हॉरिजॉन्टल हुआ, डायरेक्टर ही डायरेक्टर से बात कर रहा तो भी हॉरिजॉन्टल हुआ। और कोई एम्प्लॉय है, सबसे नीचे लेवल का एम्प्लॉय है, वो भी एम्प्लॉय से बात करे, वो भी हॉरिजॉन्टल हुआ। दो पियोन है, वो भी एक दूसरे से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें, साहब ने चाय मंगाई है, चाय दे के आओ, तो वो भी एक तरह से हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हुआ। अब बात करें अपने नेक्स्ट कम्युनिकेशन की, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जो लास्ट है डायगोनल कम्युनिकेशन। बहुत ही बहुत इजी है। इसको डायगोनल या फिर क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें कोई फ्लो नहीं है, एक तरह से समझ लो, ऑल डायरेक्शन, ऑल कट्स अक्रॉस फंक्शन लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। डायगोनल का मतलब ही होता है ना यार, अगर आपने मैथ पढ़ा हो कभी,
मैंने तो बहुत कम पढ़ा है वैसे। जैसे ये हमारे पास कोई स्क्वायर है, इसका हमें डायगोनल बनाना, तो ये इसका डायगोनल होता है, आई थिंक सो। तो इसका मतलब क्रॉस, कहीं से भी कहीं जा सकते हो आप। सिमिलरली ये, आपको डायरेक्टर से कोई बात करनी है, कोई जरूरत नहीं है कि पहले आप अपने सीआर के पास जाओ, फिर अपने क्लास टीचर के पास जाओ, फिर अपने एचओडी के पास जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको जहां जाना है सीधे मुंह उठा के सीधे डायरेक्टर के पास जाओ। बस हाँ, थोड़ी सी डांट खानी पड़ेगी। तो एक तरह से डायगोनल कम्युनिकेशन हुआ, नहीं जाना डायरेक्टर के पास, एचओडी के पास जाना, सीधे एचओडी के पास जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह से कम्युनिकेशन हुआ डायगोनल कम्युनिकेशन, कोई भी कहीं से भी जा सकता है। सिमिलरली अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो वहां से भी हम एम्प्लॉय हैं, तो सीधे हम मैनेजर के पास भी जा सकते हैं, सीधे हम एमडी के पास भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा इसका यूज जो होता है डायगोनल कम्युनिकेशन का, वो होता है ईमेल के थ्रू, क्योंकि हमारे पास कॉलेज में सबके ईमेल होते हैं। अपने टीपीओ का ईमेल होगा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर का, अपने एचओडी का होगा, तो हम किसी को भी डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी हम अपने मालिक को भी सीधे ईमेल कर सकते हैं, भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमें चाहिए 12% हाइक। ठीक, हाइक माने पैसे बढ़ाना, ठीक। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में इतना ही। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स का लिटरल मीनिंग होता है रुकावट। लिटरल माने शाब्दिक अर्थ, यानी शब्द का मतलब क्या है। तो बैरियर्स का मतलब है रुकावट। आपने देखा होगा, अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बैरियर्स लगे रहते हैं रोड्स पे, तो वो रुकावट ही होती है एक तरह से। तो कम्युनिकेशन अगर हम कर रहे हैं, तो सेंडर टू रिसीवर जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, तभी सक्सेसफुल होता है हमारा कम्युनिकेशन। यानी कि हम जो बोल रहे हैं वो हमें समझ में आना चाहिए, और जो सुन रहा है उसको भी वो बात समझ में आनी चाहिए, यानी कोई एरर या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो जो एरर्स और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, यही आपकी बैरियर्स होती हैं कम्युनिकेशन की। अब बेसिकली आपकी थ्री टाइप्स की होती हैं। पहली होती है इंट्रापर्सनल बैरियर, दूसरी इंटरपर्सनल, और तीसरी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, तो आप जैसे क्लास में बैठे हो, अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं, हेलो फ्रेंड आप कैसे हैं, और क्लास में काफी सारा नॉइज हो रहा है बाकी बच्चों की तरफ से, और जो आपका फ्रेंड है उसको वो बात समझ में नहीं आई, सुनाई ही नहीं दी, समझ में नहीं आई, तो वो आपको रिप्लाई कैसे करेगा, कैसा हूं। तो ये जो बैरियर्स है, बीच में जो नॉइज आई, ये आपका मेजर बैरियर है, ठीक। फर्स्ट इसका टाइप जो था इंट्रापर्सनल बैरियर। इंट्रापर्सनल मतलब जो आपके अंदर ही बैरियर्स होते हैं, इंट्रा माने अपने अंदर। तो इंडिविजुअल इनबिल्ट बैरियर्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को ब्लॉक करता है। तो ये भी काफी तरह के होते हैं, क्योंकि मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग इसी वजह से होती है, जिससे कम्युनिकेशन हेल्ड नहीं हो पाता। पहला है रॉन्ग एजम्पशन, दूसरा है आपका वेरिएड परसेप्शन, तीसरा है डिफरेंट डिफरिंग बैकग्राउंड, फोर्थ है रॉन्ग इन्फ्लुएंस, फिफ्थ है इम्परवियस कैटेगरीज, एंड फिफ्थ है कैटेगरियल थिंकिंग। अगर आप चाहें तो इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये मैंने इसमें लिखे हुए हैं सारे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट बैरियर, जो है इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर, जो कि एक आपने वर्ड सुना होगा इंटर कनेक्टेड, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो इंटर माने एक दूसरे के बीच के बैरियर्स होते हैं ये। इंट्रा माने खुद के अंदर के, इंटर माने दो जनों के बीच के। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना। ये ऐसे बैरियर्स होते हैं जो ट्रांजेक्शन ऑफ वर्ड, यानी मैं किसी से बोल रहा हूं और इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, उसको समझ में नहीं आया, तो उस वजह से बैरियर्स होते हैं। पहला इसका जो वो होता है रीजन, वो होता है लिमिटेड वोकेबलरी। ऐसा कोई वर्ड्स है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, सैड। सैड तो आप सब जानते होंगे सैड क्या होता है, लेकिन आप गूगल पे अभी सर्च करना मेलनकली। मेलनकली क्या होता है मुझे जरूर बताना, क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिखना। तो आप, मैंने बोला मेलनकली आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं सैड बोलता हूं तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरी वोकेबलरी स्ट्रांग है, आई नो मेलनकली क्या होता है। लेकिन आपकी स्ट्रांग नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आया, आई एम वेरी मेलनकली। लेकिन मैंने बोला आई एम सैड, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज मेलनकली को सर्च करना और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दूसरा है इनकॉग्रेटिव ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। तीसरा इमोशनल आउटबर्स्ट। फोर्थ है कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी, कल्चरल वेरिएशन, पुअर लिसनिंग स्किल, नॉइज इन द चैनल। तो सिमिलरली कुछ ऐसे बैरियर्स हैं, जैसे मुझे कम सुनाई देता, तो मेरे लिए एक तरह से ये बैरियर हुआ ना, आपको तेज बोलना पड़ेगा। नॉइज इन द चैनल, यानी बीच में नॉइज हो रही है, मुझे सुनाई अच्छा देता, आप बोल भी सही रहे हो, लेकिन बीच में आवाज काफी आ रही है। तो ये कुछ ऐसे बैरियर्स हैं, यानी रुकावटें हैं, जो दो पर्सन के, सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन को हेल्ड करने से रोकती हैं। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें डिटेल में तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वन शॉट के बिहाफ में मोर देन इनफ है।
अब बात करते हैं थर्ड बैरियर की, जो है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होती है? ऐसी बैरियर जो कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बैरियर्स होते हैं। मान के चलो आप किसी ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, तो आपको चीजों को कम्युनिकेट करने में, स्मूथ फ्लो में दिक्कत होगी। पहला इसका एग्जांपल होता है टू मैनी ट्रांसफर स्टेशंस, यानी कि अगर आपको कोई मैसेज पहुंचाना है, एज अ स्टूडेंट आपको अगर एचओडी को मैसेज पहुंचाना है, तो काफी सारे ट्रांसफर स्टेशन होंगे। जैसे पहले आप सीआर से बोल रहे हो, फिर आप क्लास टीचर से बोल रहे हो, तो आप कोई चीज बोल रहे हो और अपने वे में नहीं समझा पा रहे एचओडी को, तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। दूसरा फियर और सुपीरियर, आपको भाई डर लगता है, आप बात बोलना चाह रहे हो अपने मैनेजर से, अपने एचओडी से, डायरेक्टर से, लेकिन आपको डर लग रहा है भाई उनसे, वो बहुत सीनियर है। तो सुपीरियरिटी का भी एक फियर रहता है, इसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बाकी ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। तीसरा नेगेटिव टेंडेंसी। नेगेटिव टेंडेंसी मतलब कोई कंफ्यूजन है, अगर आप किसी को नेगेटिव समझते हो, तो इससे भी आप बातचीत करने में थोड़ा डरोगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट मीडिया। जैसे आपको कोई बात लेटर के थ्रू बोलनी चाहिए, लेकिन आप वो बात लिख करके बोल रहे हो, तो वो भी एक तरह से बैरियर्स है। लेटर में वो अच्छा पढ़ लेगा, और उसको वर्बली बोल रहे हो तो उसको चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो एक तरह से ये भी बैरियर है। एंड लास्ट है आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। यानी कि कोई आपको बात बतानी है, जैसे कि कल आपकी छुट्टी है, आपको लीव चाहिए, तो आपको अपने सीनियर को बताना, सर आई वांट टू लीव, जस्ट लीव अर्ली कॉलेज और लीव अर्ली ऑफिस, आपको जल्दी जाना है, हाफ डे चाहिए, कुछ भी एक्स वाई जेड हो सकता है रीजन, लेकिन आप उसे बता नहीं रहे, बाकी रीजन बता रहे हो, इफेक्टिवली ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा दे रहे हो कि सर मेरी तबीयत खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये एक तरह से गलत तरीका है कम्युनिकेशन करने का। आपको शॉर्ट एंड सिंपल रहना चाहिए। इनके इफेक्टिव कम्युनिकेशन, गेटवेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के नाम से 2 मार्क्स में आ सकता है। अगर 7 मार्क्स में आएगा, तो आपको ये इसके साथ, बैरियर्स के साथ ही इंक्लूड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आए, तो इसका मतलब ओवरकम बैरियर, यानी इन रुकावटों से हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना चाहिए, यानी कि अगर आप कोई चीज किसी को बता रहे हो, जैसे मैं आपको वन शॉट पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कुछ को समझ में नहीं आ रही हो, तो हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही हो, लेकिन अगर आपको समझ में आ रही, तो मेरी हमारी और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ हद तक बन चुकी होगी। कुछ बच्चे जिन्होंने मेरे और भी लेक्चर देखे होंगे और सब्जेक्ट्स के, तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है। तो टू वे प्रोसेस होना चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ट्रांसमीटर हो, आप सेंडर हो, और आपको कोई रिसीवर है, तो आप बोल रहे हो आप कैसे हो, तो उसको भी जवाब देना चाहिए कि मैं अच्छा हूं, तभी एक प्रोसेस अच्छा हो पाएगा। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आपको आ रही हैं तो अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो यस, हमको चीजें समझ में आ रही हैं, तो एक तरह से टू वे प्रोसेस हुआ। सेकंड होता है म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि एक गुड कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए। यानी कि मेरे को आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप इसको लाइक करेंगे, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि ये सर पढ़ा रहे हैं तो कुछ अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनके ऑलरेडी हमने चैनल पर और लेक्चर पढ़े हुए हैं। जिससे क्या है, क्लैरिटी ऑफ मैसेज मिल जाती है। जैसे हमारे ट्रस्ट है दूसरे के ऊपर, तो क्लैरिटी मिल जाती है कि चीजें नो एम्बिग्यूटी है। यानी नो एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब आप सर्च कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। एम्बिग्यूटी का मतलब कोई गलती ना हो, नो मिस्टेक। नो एम्बिग्यूटी मतलब नो मिस्टेक। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है मिस्टेक करना, ठीक है। तो आपको पता है ये सब कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, तो अनएम्बिगुअस कंटेंट हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं होगी। थर्ड होता है टाइमली मैसेज, यानी कि टाइमलीनेस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, बिल्कुल टाइम पे देनी पड़ेगी। अगर लेट हुआ या फिर जल्दी हुआ, तो वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होता, जिससे कि फीडबैक मिलने में प्रॉब्लम होती है। फीडबैक एक तरह से जैसे आप फॉर्म वगैरह भरते हो ना, वो ही होता है फीडबैक। तो इन तरीके से, 3 तरीके से आप टू वे प्रोसेस करके, म्यूचुअल ट्रस्ट से और टाइमली मैसेज से, इन बैरियर से भी ओवरकम कर सकते हो। काफी सारे बच्चे आप में से भी होंगे जो अपने सीनियर से बात करने में डरते होंगे, टीचर से, स्टूडेंट से, या फिर कुछ जॉब वाले हों वो भी डरते हैं। तो इन प्रोसेस यही है कि उनसे बात करो, कम्युनिकेशन बिल्ड करो, इन बैरियर से आप ओवरकम कर जाओगे। अब आता आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, टेक्निकल कम्युनिकेशन यूनिट नंबर 1 में। आप लिख लीजिए, 7 मार्क्स में 101% आएगा। तो है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसी भी सेंडर, देखो कम्युनिकेशन मतलब दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में होता है। ए जो है आपका वो सेंडर है, बी है आपका रिसीवर। मैं आपसे कोई बात बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेंडर हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप रिसीवर हो।
तो अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए 7 पॉइंट्स होते हैं, 7 इफेक्टिव पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, क्लियरिटी, कंक्रीटनेस, कर्टसी, करेक्टनेस। इनको ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 C's क्या होते हैं वो बताने हैं, कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 7 C's होने चाहिए। फिर आपको 7 C's ही लिखने हैं, सारे 7 पॉइंट। उसके बाद आपको इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो पहला सी है आपका करेक्टनेस। आपका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे सी सही होने चाहिए। तो पहला सी है आपका करेक्टनेस। तो करेक्टनेस को एक्यूरेसी बोलते हैं, और इसको मैं अगर हिंदी में लिखूं, कुछ स्टूडेंट जिन्हें इंग्लिश नहीं आती बहुत अच्छी तरह से, तो उसकी हिंदी होती है करेक्टनेस माने सही, दैट्स इट। यानी अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि फ्री फ्रॉम मैकेनिकल और फैक्चुअल मिस्टेक। कोई भी ग्रामेटिकल फैक्चुअल मिस्टेक्स उसमें नहीं होनी चाहिए, यानी एक्यूरेट होनी चाहिए, और जो कि इजीली अचीवेबल नहीं होती। इसलिए हमें कोई भी चीज लिखते हुए, एग्जाम भी लिखते हुए, आपको करेक्टनेस से काम लेना है, एक्यूरेसी से काम लेना है। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लिखना है हर चीज का, यानी कि अटेंशन टू डिटेल, एक छोटी छोटी क्रिटिकल चीजों पर भी अटेंशन देना है। दूसरा आपका पॉइंट आता है कंसाइजनेस, जिसको हम शॉर्ट में क्या है, ब्रेविटी भी बोलते हैं। अब कंसाइजनेस की मैं हिंदी लिख दूं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो संक्षिप्त बोलते हैं। यानी आपने हिंदी का पेपर दिया हो तो आता ना, संक्षिप्त में आंसर दें, यानी शॉर्ट में समझा दें। कोई भी चीज हो उसे बहुत लंबी ना खींचें, कंसाइज रखें, अननेसेसरी उसमें मॉडिफाइज ना करें, अननेसेसरी उसमें वर्ड्स यूज ना करें, कोई भी अननेसेसरी डाटा, कोई भी एम्फेसाइज, कोई नाउन्स वर्ब, अननेसेसरी जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को यूज ना करें, दैट्स इट। अगर इसका एग्जांपल दूं, तो जैसे कोई चीज बोलनी है हमें, एग्जांपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसकी जगह मैं नाउ भी यूज कर सकता हूँ। देखो, मेरे 1 2 3 4 5 वर्ड की जगह मैंने सिर्फ एक वर्ड यूज किया, तो ये कंसाइजनेस होनी चाहिए, यानी कि जो हम भी लिखे वो शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। ऐसे इसका एग्जांपल है ड्यू टू द फैक्ट दैट, इसकी जगह हम बोल सकते हैं बिकॉज, इन ड्यू कोर्स यानी सून, एंड सोल मोनोपोली को हम खाली मोनोपोली भी लिख सकते हैं। अननेसेसरी कोई भी आर्टिकल वगैरह इसमें ऐड नहीं करना होगा हमें, अपनी चीजें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते टाइम चाहे लिखते टाइम। अब आता है थर्ड जो है क्लियरिटी। क्लियरिटी तो सबको पता होगा, क्लियर से आया, क्लियर माने साफ। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, साफ लिखना है, साफ बोलना है। मिनिमाइज एक्रोनम, जैसे हमें हाइक के लिए अपना वो करना है, लेटर लिखना है, तो उसमें ए सी नंबर नहीं लिखना, हमें पूरा अकाउंट नंबर लिखना है, ACCOUNT, अकाउंट नंबर, NUMBR। तो शॉर्ट फॉर्म में कम से कम यूज करनी है, शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस रखने हैं। और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, हमें काफी हम उनको सोफिस्टिकेटेड कर देते हैं, जैसे कि वर्ड आपका होता है पॉम्पस, इसको हम सिंपल भी लिख सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटेड, आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, उसको हम शो भी कर सकते हैं। विजुलाइज, सी भी लिख सकते हैं, एंड यूटिलाइज को यूज भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है, आप चाहें तो अपनी तरफ से कुछ भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो थ्योरीज में लिख रही है वो आपको एग्जैक्ट लिखनी है। स्पेशली जिनकी इंग्लिश इतनी एज पर मार्क नहीं है, उनको जो समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है आपका कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस तो काफी इजी है, कंप्लीट से निकला है, कंप्लीटनेस माने पूरा, कंप्लीट करना मतलब पूरा करना। यानी कि हम कोई भी कम्युनिकेशन करें, कोई भी चीज लिखें, कोई भी गाइडलाइन लिखें, तो हमें अब उसकी इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड करनी है। जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, मैं आ रहा हूँ, ये कोई इन्फॉर्मेशन हुई, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं, कहाँ आ रहा हूँ भाई, कितने बजे आ रहा हूँ, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। आई एम कमिंग टू द कॉलेज टुमारो एट 10 AM 10। तो ये एक तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन हुई। कंप्लीटनेस मतलब हमें कोई भी कम्युनिकेशन करते टाइम इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से लिखना है, यानी कि सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो आपको रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, सब कुछ लिखना है। आंसर ऑल द क्वेश्चन आज, जो भी फॉर्म में क्वेश्चन है वो आपको सब लिखना है। एंड गिव समथिंग एक्स्ट्रा एंड डिजायरेबल, अगर सच में किसी चीज की जरूरत है तो आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी उसमें ऐड कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है आपका कंक्रीटनेस। काफी सारे बच्चों ने पहली बार ही वर्ड पढ़ा हुआ कंक्रीटनेस। तो कंक्रीटनेस वर्ड जो है वो कंक्रीट से निकला है। कंक्रीट माने सिविल वाले बच्चे जानते होंगे, इसका मतलब ठोस, किसी चीज को ठोस करना, रिजिड करना, वो कंक्रीटनेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपनी चीजों को लिखने के लिए
विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, वर्ड्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग। काफी स्पेसिफिक और प्रिसाइज चीजें लिखनी है, काफी सिंपल एंड शॉर्ट चीजें लिखनी है, एक्यूरेट टू दी पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि जैसे कोरोना वायरस अभी आया था, वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक यानी विश्व वैश्विक महामारी आई थी, तो उसमें हमें ये लिखना है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो उससे अफेक्टेड हुए। तो मेजोरिटी का मतलब काफी सारे, लेकिन हमें बिल्कुल कंक्रीट रहना है, स्पेसिफिक रहना है, प्रिसाइज रहना है। तो उसमें परसेंटेज लिख सकते हैं, हमें 68% जो है पीपल कोरोना वायरस से अफेक्टेड हुए। 6 पॉइंट जो आपका नेक्स्ट है वो कंसीडरेशन। कंसीडरेशन किससे निकला है? कंसीडर वर्ड से, यानी कि हिंदी में बता दूं सिंपली, जो जो मैं हिंदी में बोलता जा रहा हूं ना उन्हें आप लिखना मत, लेकिन दिमाग में याद रखना, क्योंकि इन्हीं से आप चीजें एक्सप्लेन कर पाओगे। 3 पेज आपको मिनिमम भरने हैं 7 मार्क्स के पेपर के लिए, अच्छा स्कोर करना है। तो कंक्रीट का मतलब होता है सोच विचार करके लिखना, कंसीडरेशन का, आई एम सॉरी, सोच विचार किया हुआ, यानी चीजों को कंसीडर करके लिखना। अगर हम कोई चीज कंसीडर कर रहे हैं तो हमें सिर्फ अपना अपना नहीं देखना कि हम जो बोल रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है, हमें दूसरे की तरफ भी इम्फेसाइज करना है पॉजिटिव चीज, सो एम्पैथी, यानी हम किसी को भी भला बुरा नहीं बोल सकते। जैसे आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो सारे के सारे, कुछ ने नहीं किया होगा जो अब कर देंगे, तो मेरे को अपने सब्सक्राइबर्स के लिए भी एक सिंसियर वो एम्फेसाइज चीजें रखनी है, काफी तमीज से बात करनी है। मैं अपने सब्सक्राइबर से गलत तरीके से बात नहीं कर सकता, इसीलिए अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई लेटर लिख रहे हो, तो आपको अच्छे से लिखना है, टू द सर करके लिखना है, सीधे सर का नाम नहीं लिखना। तो दूसरे आदमी को भी कंसीडर करके चलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सिंसियर थैंक्स टू फॉर द गुड वर्ड्स, यानी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपनी मुझे कंसीडर कर सकते हैं, यानी अपने सर ऋतिक को कंसीडर कर सकते हैं कि ऋतिक सर आपने काफी अच्छा पढ़ा, हमें चीजें समझ में आ रही हैं। ऐसे नहीं हाँ भाई आईटेक वाले तूने अच्छा पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, बात खत्म। तो अगले बंदे को भी कंसीडर करना है, कमेंट करने से पहले हेट कमेंट नहीं करने किसी भी चीजों पर। तो कंसीडरेशन का मतलब था सोच विचार करके चीजें बोलनी है भाई। हम कोई बोल रहे हैं, हमें अच्छी लग रही है तो सिर्फ इसलिए हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगले बंदे को भी अच्छी लगनी चाहिए। स्वीट वर्ड्स यूज करने चाहिए। एंड लास्ट ये जो कि कर्टसी, कर्टसी का मतलब है आपका शिष्टाचार, शालीनता, शिष्टाचार से काम लेना है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, पोलाइटनेस से काम लेना है। जैसे कि अगर हमसे कोई गलती हुई तो तुरंत एपोलॉजी करनी है, एपोलॉजी फॉर एन ओमिशन, यानी किसी मिस्टेक के लिए एपोलोजाइज करना है। एपोलोजाइज का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, सॉरी। एंड थैंक्स जेनरसली फॉर अ फेवर, अगर आपने किसी की हेल्प कर, आपने किसी की हेल्प करी है या फिर किसी ने आपकी हेल्प करी है, तो उसको थैंक यू बोलना जेनरसली। एंड अवॉइड इरिटेटिंग एक्सप्रेशन, अगर मैं और आप बात कर रहे हैं फेस टू फेस, तो आपको मेरे को इरिटेटिंग एक्सप्रेशन नहीं देना है, यार क्या ये बंदा बोर कर रहा है, अच्छा पढ़ा ही नहीं रहा। और नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी वर्ड भी यूज कर रहे हैं, किसी को फिजिकली, रेस से, यानी जेंडर से, रेस से, फिजिकली फीचर्स, यानी आप मेल है फीमेल से बात कर रहे हैं तो अनअट्रैक्टिव होकर ऐसे बात नहीं करनी, बिल्कुल कर्टेसी से बात करनी है, पोलाइटनेस से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। सो बेसिकली हमें कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे कोई ए पर्सन है और उसको कोई मैसेज बी पर्सन को भेजना है, सेंडर टू रिसीवर, तो उसको 2 वे प्रोसेस करना पड़ेगा कम्युनिकेट करने के लिए। और कम्युनिकेट करने के लिए कोई लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी एनिमल का भी एग्जाम्पल लें, कैट का भी एग्जाम्पल लें, तो वो भी अगर दूसरी कैट से कम्युनिकेट करती है तो उसकी भी एक लैंग्वेज होती है जिसको म्याऊं म्याऊं करके जो बोलती है। तो कोई ना कोई लैंग्वेज होना तो जरूरी है कम्युनिकेट करने के लिए। और विदाउट लैंग्वेज हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसलिए जैसे हमें कटिंग करने के लिए सीजर की जरूरत होती है, कैंची से ही काट सकते हैं, ब्लेड से काट सकते हैं, तो इसलिए कम्युनिकेट करने के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत होती है। सो बेसिकली इसमें थ्योरी में भी अंदर यही लिखा है, अगर आप चाहें तो एक बार थ्योरी को भी पढ़ सकते हैं। वट एवर एन इंडिविजुअल विजुअलाइज थिंग्स और लुक्स थ्रू द थॉट प्रोसेस इन हिज और हर माइंड कैरी इमेजेस मेमोरीज, मेमोराइज दीज एक्सपीरियंस विच शेप आवर आइडिया द इन्फ्लुएंस अवर थॉट्स एंड एक्शन। तो जो भी हम चीज देखते हैं, सोचते हैं, उसी को अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस करते हैं और उसी से हम मेमोरीज बनाते हैं, इमेजेस क्रिएट करते हैं। उन्हीं एक्सपीरियंस को हम एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज को यूज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे को बताते हैं। तो बेसिकली इसमें यही लिखना है आपको। नीचे एक डायग्राम है, अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। अदर देन 2 मार्क्स में ये जो थ्योरी है मोर देन इनफ है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना।
अगर इसको कर लोगे तो आगे के 2 टॉपिक आपके ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। जैसे अभी हमारे पास एक सेंडर है ए, जो 1 नंबर बैठा है। सेंडर एज एन आइडिया में, जैसे कि मान के चलो मैं सेंडर हूँ, मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया कि मैं आपको एक वीडियो बना के टेक्निकल कम्युनिकेशन की वन शॉट देता हूँ। तो मैंने उस आइडिया को एनकोड करा, यानी कि अपने नोट्स तैयार करे, और सेंडर ट्रांसमिट्स द आइडिया, और मैंने उस नोट्स को वीडियो के थ्रू जो मैं बना रहा हूँ उसको क्रिएट करके किसी चैनल, और मीडियम हमारा जो चैनल है वो आईटेक वर्ल्ड AK2 है, मीडियम जो है हमारा यूट्यूब है। तो इसके थ्रू मैंने आपको अपना जो है नोट्स, वीडियोस, नॉलेज आपके साथ शेयर करी। उसके बाद रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। आपको, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो नोटिफिकेशन आई होगी कि ऋतिक सर ने न्यू वीडियो डाली है, वो आप मेरी वीडियो देखते हो। रिसीवर डिकोड्स द वीडियो और मैसेज। आपने मेरा वीडियो डिकोड करी, चीजें समझ रहे हो आप अभी तक मेरे साथ बने हुए इस वीडियो में, तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद रिसीवर गिव्स द फीडबैक। जो अच्छे मेरे गुड सब्सक्राइबर होंगे वो मुझे कमेंट भी करेंगे, सर आपकी वीडियो समझ में आई। तो आप एक तरह से मुझे फीडबैक दे रहे हो। तो इससे आप समझ सकते हैं 7 स्टेप्स में जो है कम्युनिकेशन हेल्ड होता है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, मेरे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, जैसे कि स्टिमुली, जो हम आगे पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट, यानी हो सकता है मेरा कोई बैकग्राउंड वॉइस भी आपके पास अभी तक आई हो, होपफुली नहीं आई होगी। और रिसीवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेम आपकी भी कोई वॉइस हो, अगर हम वीडियो कॉल पे होते तो मुझे भी वो आती। तो कुछ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जिन्हें आप एक बार को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये 7 स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे अगर ये 7 मार्क्स में आता है, और एटलीस्ट 3 पेजेस भरने पड़ेंगे। और आगे मैं अभी बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करो, और बाकी सारी प्लेलिस्ट सेकंड ईयर की, जैसे कि DSTL है, साइबर सिक्योरिटी है, ये और इम्पोर्टेंट वीडियोस है, इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, सारे ही मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो इंडिविजुअल मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भी भेज सकते हैं, मैं आपका वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक, जो है कोड एंड कंटेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हम एक बार सिलेबस की तरफ देखेंगे तो कुछ जो टॉपिक हैं वो न्यू ऐड हुए हैं यहाँ से, कोड एंड कंटेंट, और काफी इजीली 2-2 मार्क्स के टॉपिक्स हैं। आप कहीं और होपफुली नहीं मिलेंगे ये सारे टॉपिक, और जो मैंने सारे ऐड किए हैं। पहला है कोड एंड कंटेंट। तो एनी ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ अ मैसेज बाय समवन एंड द रिसीप्ट ऑफ दैट मैसेज बाय समवन एल्स। जो हमने पढ़ा वही मैं बता रहा हूँ। अगर हमें कोई कम्युनिकेशन करना है तो किसी मैसेज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा सेंडर से, और जो कि रिसीवर को रिसीव करना पड़ेगा। टू एनकोड अ मैसेज वन मस्ट पोसेस द नेसेसरी एनकोडिंग स्किल। और चीजों को समझने के लिए हमें वो स्किल्स होनी चाहिए, वो लैंग्वेज हमें आनी चाहिए। अगर बात करें डायग्राम की, तो वैसे तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, क्योंकि प्रॉपर डायग्राम जो है ये ही है, इसमें सारे चैनल्स लिखे हुए हैं। अगर आपको कोई ये वाला डायग्राम बहुत हार्ड लग रहा था, आप एक बार को ये भी बना सकते हो। सेंडर ने मैसेज भेजा, इनकोड हुआ, ये नॉइज जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्या होता है, बैरियर्स होते हैं, मीडिया, रिसीवर, फीडबैक, सेम वही है। आप इनमें से कोई भी बना सकते हो। और कम्युनिकेशन जो है वो एक डायनामिक, हम पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पेज पे मैंने पढ़ा था, 2 वे प्रोसेस है। तो डायनामिक, स्टैटिक, डायनामिक आपने चीजें पढ़ी होंगी। तो डायनामिक का मतलब वही होता है 2 वे, यानी कि ट्रांजैक्शनल भी बोल सकते हैं, जिसमें आइडियाज का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे एक गर्ल है, वो अपने फ्रेंड के साथ कोई आइडिया का एक्सचेंज कर रही है ऑन द चैट। और मीडियम कुछ भी हो सकता है, हमने अभी जस्ट पढ़ा चैनल मीडियम कुछ भी हो सकता है। व्हाट्सएप हो सकता है, कोई मैसेज चैट हो सकता है, वीडियोस हो सकती है, इवन लेटर्स हो सकते हैं, रिपोर्ट हो सकती है, कुछ भी मीडियम हो सकता है। अब ये जो अभी जस्ट जो हमने पढ़ा था सेंडर, वैसे तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। स्टिल कुछ बच्चे जिनको नहीं समझ में आया होगा, अगर उनको नहीं समझ में आया तो वो ये थ्योरी लिखी हुई, जो सेंडर ने मैसेज सेंड करा, फिर इनकोड करा, फिर मैसेज क्या था, चैनल क्या था, रिसीवर क्या था, डिकोडिंग क्या था, फीडबैक क्या था, ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला। जरूरी नहीं है आप थ्योरी में जो लिखा होगा वो ही एग्जाम में लिखो, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। स्पेशली ऐसे बच्चे जिनको चीजें थोड़ी कम समझ में आती है, तो वो अपनी राइटिंग में भी लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी। स्टिल कुछ बच्चे जिनको एट दी पॉइंट थ्योरी चाहिए, तो वो ये वाली थ्योरी बिल्कुल एग्जाम में कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट 3 पेजेस तो आपको भरने पड़ेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, कोड्स। जो है मेन टॉपिक हमारा, कोड्स क्या होते हैं। देखो लैंग्वेज है वो भी एक तरह से कोड है,
और कोड क्या होता है? कोड में बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप ऑफ सिंबल, ये ध्यान रखना, कोई ग्रुप ऑफ सिंबल हो जो कि स्ट्रक्चर्ड हो इस तरीके से कि जिस आदमी के लिए वो कोड लिखा है वो ही समझ पाए और कोई ना लिख पाए और कोई समझ ना पाए। द इंग्लिश लैंग्वेज लाइक एनी अदर लैंग्वेज इज अ कोड विच कंटेन्स एलिमेंट दैट आर अरेंज्ड इन मीनिंगफुल ऑर्डर। और जब हम इंग्लिश में चीजें लिख सकते हैं, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, वो भी एक तरह से कोड ही है, क्योंकि वो एक ऐसी तरह से स्ट्रक्चर्ड हुआ है जिससे चीजें को मैं समझ पाऊँ, अपने नाम को मैं समझ पाऊँ, बाकी और लोग समझ पाए। और कोड में क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको कंबाइन करके कोई मीनिंग निकलता है। जैसे अपने नाम को मैं ऐसे लिख दूं, RTIKI, तो आप समझ पाओगे नहीं, उन वर्ड को सेट ऑफ प्रोसीजर से लिखना पड़ता है। यानी कि एक कोड इज एन अरेंजमेंट ऑफ चेंजिंग द वर्ड्स, वर्ड्स को अरेंज करना। अब भी आपको नहीं समझ में आया तो सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं। जैसे मान के चलो, आप अपनी क्लास में बैठे हो और किसी को भी आपको मजाक में या सीरियसली आई लव यू बोलना है, फॉर एग्जाम्पल बोलना मत, ये बोलना है, या फिर मैसेज पे बोलना है, कुछ भी बोलना है, तो आप ये ना लिख करके 143 लिख दो। तो सबने किया होगा यार बचपन में, 143, तो इसकी कोड लैंग्वेज, इस तरह का हमने कोड बना दिया। तो किसी मैसेज का कोड बना देना ही लैंग्वेजेस आर कोड्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड नाइट बोलते हैं तो GUDN 8 बोल दिया, फाइन बोलना है FIN की जगह FN बोल दिया। तो ये सारे कोड्स होते हैं लैंग्वेजेस से जो बनते हैं, और हमारा लैंग्वेज भी एक तरह का कोड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कंटेंट। तो कंटेंट तो आप सबको पता है, जो मैं चीज डिलीवर कर रहा हूँ वो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। अपना जितना भी नोट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो सारा कंटेंट है। तो ये मेन सब्जेक्ट मैटर होता है, मेन इंफॉर्मेशन होती है। मेरे कंटेंट नोट्स की फॉर्म में आपको मिल रहे हैं, और कुछ भी कंटेंट हो सकता है यार। अगर आप सी पढ़ रहे हो तो प्रोग्रामिंग विद सी, फिबोनाची सीरीज, पैलिंड्रोम, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो जो चीजें होती हैं वो सब कंटेंट होती है। कंटेंट के अंदर कोड आता है, ये बात याद रखना। कोड नहीं होगा तो कंटेंट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। जो मैसेज कंटेंट है वो एक मैसेज है जिसमें सेलेक्टेड बाय द सोर्स, जैसे कि मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ कंटेंट डिलीवर करूंगी, मेरी पूरी वीडियो, पूरे नोट्स, पूरा कंटेंट है एक तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टिमुलस की। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एक वर्ड होता है, स्टिमुलाई बायोलॉजिकल वर्ड है, इसी का प्लूरल वर्ड है। मान के चलो कि जैसे आप खाना बना रहे हो और गरम तवा रखा है, उस पे आपका हाथ लग गया, तो आप कितनी जल्दी हाथ हटाते हो? वो किससे होता है? स्टिमुलस की वजह से होता है। अब और रेस्पॉन्स क्या होता है? जैसे ही आपका हाथ जला तुरंत आपने हाथ हटा लिया। अब इसका इसका जो कनेक्शन है वो इसमें क्या है? लैंग्वेज इसमें क्या है? टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या है? इसका कनेक्शन ये है कि मान के चलो एग्जाम्पल, कोई आपको गाली दे रहा है, तो कोई जैसे शरारती बच्चा होगा तो तुरंत एक झटके में उसको गाली देगा, और कोई अच्छा बच्चा होगा मेरी तरह तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देगा। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का मतलब यही है कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको वीडियो समझ में आ रही है, तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा होता क्लास में तो आप बोलते हैं हाँ मेरे को वीडियो समझ, मेरे को लेक्चर आपके समझ में आ रहा है। तो ये एक तरह से स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स हुआ। बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो a stimulus is a thing that a person can receive through one of the senses. In fact, it is a thing that can produce a sensation. तो आपने ये बचपन में पढ़ा भी होगा, सेंसेस 6 सेंस होते हैं। तो स्टिमुलस भी सेंस होता है एक तरह से, और जो कि एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। और रेस्पॉन्स क्या होता है? इसका स्टिमुलस का एक्शन का रिएक्शन होता है, या फिर कोई फीडबैक होता है। ठीक, जैसे आपको किसी ने गाल पे चाटा मारा तो आप उसके वापस गाल पे एक चाटा मारोगे, तो ये एक स्टिमुलस रेस्पॉन्स हुआ। और इन दोनों को मिलकर स्टिमुलस रेस्पॉन्स भी बोलते हैं, एक्शन का रिएक्शन। अगर बात करें थ्योरी की, तो आप रेस्पॉन्स इज अ थिंग दैट एन इंडिविजुअल डज अ रिएक्शन टू द स्टिमुलस। अगर आपका हाथ जल गया, तुरंत आपने हाथ हटाया, तो हाथ जलना एक तरह से स्टिमुलस हुआ, और तुरंत हटाना एक तरह से रेस्पॉन्स हुआ। मतलब एक तरह से इवोक कर देना, फोर्स लगती है ना एकदम, अरे यार ये क्या हो गया हाथ। अगर मैं आपको दिखा सकता तो जरूर दिखाता, एकदम हाथ जल के तुरंत हटाते ना हाथ, इस तरह से जो प्रोसेस होता है उसको स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स बोलते हैं। और अल्टीमेटली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो बहुत इजी टॉपिक है, आप सबने पढ़ा होगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। अगर देखो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता तो सिंपल आपको लिखना है वोवेल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। A E I O U आपके वोवेल होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 वोवेल होते हैं। बाकी के आपके जो 21 होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, आपको ये लिखना है बस। और वोवेल साउंड्स क्या होती है? अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, वैसे इसके चांसेस कम है, स्टिल अगर आता है
तो वोवल प्लस वोवल साउंड्स दोनों आएगा। तो वोवल्स तो आपको ऑलरेडी पता होंगे क्या होते हैं, ए आई ओ यू हमारे वोवल्स होते हैं। बिना इनके 26 लेटर में से 5 लेटर वोवल्स होते हैं। बिना इनके कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड लिखना इम्पॉसिबल है। वोवल साउंड्स क्या होते हैं? अब वोवल साउंड से स्पीच साउंड दैट इज प्रोनाउंस विदाउट द लिप्स, टंग्स, टीथ और थ्रोट ब्लॉकिंग एयर प्रोड्यूस व्हेन अटरिंग द लेटर। ऐसी साउंड्स जो हम वोवल्स को बोलते टाइम, स्पीच को बोलते टाइम जो हमारे लंग से निकलती है, वो साउंड्स हमारी वोवल साउंड्स होती हैं। तो ये दो तरीके की होती है, एक शॉर्ट वोवल्स, एक लॉन्ग वोवल्स। शॉर्ट वोवल्स जैसे पेन, रेंट, पिट, कॉट, ट्रक। इनमें जो जो वॉवल्स हैं वो शॉर्ट वॉवल्स हैं, काफी कम आवाज निकल रही है, आप खुद बोल के देखो इनको। और फेक, टेडियस, ब्लाइंड, रोड, क्यूमिन, इनमें जो वॉवल्स हैं उनमें काफी लॉन्ग आवाज निकल रही है। तो ये 7 मार्क्स में आया, तो आपको एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं और इनकी साउंड्स की। तो देखो, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट तो अलग होते हैं, इनकी साउंड्स अलग होती हैं जो हमारे लंग्स में से निकलती हैं, ब्रीथ में से निकलती हैं। तो ये 44 तरीके की साउंड्स होती है, जिसमें 20 साउंड्स वॉवल्स की होती है, 24 साउंड कॉन्सोनेंट्स की होती है। वॉवल्स की भी दो साउंड्स होती है, मोनोफ्थोंग्स एंड डायफ्थोंग्स। तो ये 12 मोनोफ्थोंग्स होती है और 8 डायफ्थोंग्स। अगर 7 मार्क्स में आना तो ही आपको ये सब लिखना है एकदम जगड़म। अगर नहीं आ रहा 2 मार्क्स में तो खाली वॉवल बता देना क्या होता है और कितने होते हैं। और ये वाली साउंड्स एक तरीके की साउंड्स निकालती है, जैसे कि ट्री, शिप, लुक। और ये वाली साउंड्स दो तरह की साउंड्स निकालती हैं, जैसे कि ईयर से एक्टेक्सरा। अब बात करें कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट भी आपको पता होगी, 26 में से 5 निकल गए, 21 बचे, और बाकी जो 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और इनकी भी कुछ क्लासिफिकेशन होती है, जो कि ये है कॉन्सोनेंट साउंड। अगर 7 मार्क्स में आता तो आप एज इट इज लिखना। बाकी ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सच इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बाकी लास्ट टॉपिक है आपका टोन। तो टोन तो यार आप सब जानते हो, ये एक मूवमेंट होता है, लेवल ऑफ पिच होता है, आप कितनी तेजी से बोल रहे हो, कितनी शार्पनेस से बोल रहे हो, और किस इंटोनेशन से बोल रहे हो। तो एग्जाम्पल, मैं किसी पे गुस्सा होऊंगा तो मैं उससे बहुत गुस्से में बोलूंगा, क्या कर रहे हो तुम ये। और किसी से प्यार से बोलूंगा तो वही चीज, क्या कर रहे हो तुम ये। तो वो मेरी टोन से ऊपर डिपेंड करता है। आप भी अपने घर पे ये सब चीजें नोटिस करते होगे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरी मम्मी मुझसे गुस्से में कहती है, कब आओगे, कहाँ जा रहे हो। तो ये एक टोन हुई राइजिंग टोन। एक होती है डिफरेंट टोन, वही चीज बोलना आराम से कि कब आओगे, कहाँ जा रहे हो, तो वो एक होती है, ये राइजिंग टोन हो गई, ये आपकी फॉलिंग टोन हो गई। तो उससे चीजें समझ में आती है, पॉजिटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव। मतलब अगला आदमी गुस्से में है, प्यार से बोल रहा है, वो उसकी टोन से समझ में आती है। और लड़ाई में हमेशा टोन हाई रखते हैं, आपने देखा होगा, इसलिए बोलते हैं टोन संभाल के बात करो। पिच एकदम पिच होती है, एक तरह से द पिच ऑफ द वॉइस सेज अ लॉट, क्योंकि वॉइस में जो पिच होती है वही सब कुछ बोलती है, उसी से चीजें समझ में आती हैं। और ये दो तरीके की होती है, राइजिंग एंड फॉलिंग। और ये कुछ एग्जांपल है, आर एंड हैप्पी, क्या तुम खुश नहीं हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, प्लीज कम अगेन, दोबारा आना, मुझे माफ कर दो। एक बार गुस्से मतलब गुस्से में हम माफी मांगते हैं, यार प्लीज माफ कर दो ना, एक प्यार से बोलते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो एक टोन है। बाकी आप एग्जाम्पल से तो समझ ही गए होंगे। दो तरीके की, तीन तरीके की इंटोनेशन होती है, पहली द फॉलिंग, दूसरी राइजिंग। फॉलिंग माने हाई नोट से लो नोट पे जाना, राइजिंग माने लो नोट से हाई नोट पे जाना। और द फॉलिंग राइजिंग टोन दोनों सेम, जैसे कि कहाँ हो, अभी तक आए नहीं तुम। तो ये एक तरह से फॉलिंग राइजिंग टोन है। और एग्जाम्पल, ये डोंट गो इन विंटर, आई एम वेटिंग, प्लीज केयरफुल। तो ये एक तरह से फॉलिंग राइजिंग, यानी एक तरह से आवाज टोन ऊपर हुई फिर नीचे हुई, ये दोनों मिक्स है एक तरह से। ठीक। यूनिट नंबर 1 में सिर्फ इतना ही। ऑलमोस्ट 100% सिलेबस यूनिट नंबर 1 का कंप्लीट है। इसके बाद आपको कहीं कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।